morning, guys. Welcome to Prayag ITI channel. Myself Anurag Mishra and I will teach you mathematics. जैसा कि मुझे बताया गया है कि I have to use the bilingual language. So हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात का इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि मैं दोनों ही लैंग्वेज में इस वीडियो को इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखूंगा. दैट जो आपको सूट करेगी यू विल गो अकॉर्डिंग टू दैट. और एक और इन्फॉर्मेशन जहाँ तक मुझे पता है कि आप ITI के स्टूडेंट हैं, तो आप सबको मैं एक बात इन्फॉर्म करना चाहूँगा मेरी तरफ से कि ITI के स्टूडेंट को किसी टॉपिक के कंटेंट से ज़्यादा उसकी एप्लीकेशन की जानकारी होनी चाहिए. जब तक आपको किसी टॉपिक का एप्लीकेशन नहीं पता, आपके कंटेंट आपके पास होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको रिसर्च पेपर्स नहीं पब्लिश करने हैं, आपको उस पर रिसर्च नहीं करना, आपको इसको अप्लाई करना है. आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाओगे, आप किसी भी जगह पे जाओगे तो आपसे लोग एप्लीकेशन मांगते हैं. तो हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक हमने चूज किया है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है. और ट्रिग्नोमेट्री का मैं एप्लीकेशन आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि ये साइन कॉस का यूज़ कहाँ होता है. लोग पढ़ते तो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज आएंगे, रेशियोज आएंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि इनका यूज़ कहाँ, हम इनको पढ़ के क्या करेंगे. लेकिन शायद उन लोगों ने कभी इस चीज़ को उस तरीके से पढ़ा ही नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ अगर हम आपको बनाना चाहें तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, वर्ड्स की जितनी भी वर्ड्स की एवरी माउंटेन, सारे हिली एरियाज, सारे प्लेटिव्स जिनकी भी हाइट मेजर की जाती है वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके मेजर किया जाता है. किसी भी रिवर की जो ब्रेथ नापी जाती है वो ट्रिग्नोमेट्री का नापी जाती है. और आपको एक और इस बात पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा कि 2 महीने पहले माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर की गई है, और ये पहला टाइम था जब माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करने के लिए हमने किसी सैटेलाइट का यूज़ किया था. अदरवाइज आज तक जितनी भी बार माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर की गई है वो सेक्सटेंट का यूज़ करके, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेक्सटेंट, उसका यूज़ करके मेजर किया गया है, और जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे काम करता है. बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है और क्लियरली इस छोटे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे काम करता है. आई बात समझ में आपको? तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है, और जो बेस्ट एप्लीकेशन इसका है वो उसके हाइट को मेजर करने के लिए, और किसी भी चीज की हाइट को मेजर करने के लिए, उसकी ब्रेथ को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन है सबसे इंपॉर्टेंट. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर. ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इनका यूज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा है और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं. पहली बात कि जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है वो ऑलवेज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज होता है. अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, किसी कारणवश हमको राइट एंगल ट्रायंगल अवेल नहीं हो पाता है, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से उसको ट्रिग्नोमेट्री को राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज करेंगे. उन ट्रायंगल्स को हम राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज करेंगे एंड देन हम अपना ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि इट इज ऑलवेज applicable for right angled triangles. ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स का में यूज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का. मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इसको यूज नहीं कर सकते. इस ट्रायंगल में हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल्स में चेंज करेंगे. कैसे? मान लीजिए हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये और एक ये. तो किस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने से पहले हमें कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने से पहले हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए. अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हम गिवन ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसको अप्लाई करेंगे. पहली चीज. सेकेंड चीज देखिए, आप सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सेकेंड दूसरा क्या है कि हमें परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस ये पहचानने आना चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में. आप में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी अच्छे से कि परपेंडिकुलर और बेस किसे कहते हैं. लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने में गलत करते हैं.
उन्हें क्लियरली अगर किसी से कहा जाए तो बहुत से लोग, ये हमने अगर ट्रायंगल बना है इसमें ABC मान लीजिए, हमने इसको नेम किया, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत से लोग इसको बहुत सिंपली कह देंगे कि BC हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती कि केवल इससे देख के हमने बता दिया कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। इन दोनों को हाइपोटेनस इज क्लियर। हाइपोटेनस क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। ये बड़ी सीधी सी बात होती है कि जो स्लैंट हाइट होती है, इसी को हम स्लैंट हाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। कभी कभी बहुत से जो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स आप कभी पढ़ेंगे जो फॉरेन राइटर्स की होंगी या फिर बहुत ही हाई लेवल की बुक्स होंगे, रिसर्च पेपर्स होंगे, तो उसमें जनरली हाइपोटेनस को हम स्लैंट हाइट भी यूज करते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये असल बात होता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल एक अगर इसका हम 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कोन निकल के बन के आता है। बात समझ में आ रही है? तो ये 3D स्ट्रक्चर कोन का पार्ट होता है और कोन की जो साइड की हाइट होती है उसको हम स्लैंट हाइट ही कहते हैं। दिस इज कोन और इस हाइट को हम उसके स्लैंट हाइट कहते हैं। दिस इज स्लैंट हाइट ऑफ कोन। आगे बात समझ में? तो इसी 3D स्ट्रक्चर का ये 2D स्ट्रक्चर राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर इस 2D स्ट्रक्चर को किसी पॉइंट को लोकस मान के हम रोटेट कर देते हैं उस एक्सिस पे या इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर रोटेट कर दें, तो ये हमको एक कोन का स्ट्रक्चर देगा। मतलब एक 3D स्ट्रक्चर जो राइट एंगल ट्रायंगल का होता है कोन, और इस कोन में ही इस हाइट को स्लैंट हाइट कही जाती है, इसीलिए इस हाइपोटेनस को भी हम स्लैंट हाइट कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये क्लियर है। ये हाइपोटेनस जो होती है एक लॉन्गेस्ट साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। तो ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है हमारी परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने में। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एंगल होता है। हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? अगर हम इस ट्रायंगल में एंगल बी के रेफरेंस में किसी मेजरमेंट्स को करेंगे या कोई भी रेशियो अगर हम एंगल बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उस केस में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर हम कोई भी मेजरमेंट एंगल ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हमारा बेस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई? पहचाना कैसे हमने? तो जिस एंगल को हम बात करते रहते हैं, मान लीजिए हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, बात समझ में आई? अगर हम एंगल बी की बात कर रहे हैं तो एंगल बी वाला जो साइड है जो हाइपोटेनस के साथ एंगल बना रहा है, हाइपोटेनस के साथ जो साइड एंगल बना रहा है वो हमेशा बेस होता है और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में? अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए में ये वाली साइड हाइपोटेनस के साथ एंगल बना रही है, तो इस साइड को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। इस साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे, और ये तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल भी है। आगे बात समझ में? तो कहने की बात यह है कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस पहचानना आना चाहिए, क्योंकि बाद में जब हम रेशियोज करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि एंगल बी का डायमेंशन देके एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछ देते हैं। उस केस में अक्सर ये गलतियां होती हैं। लोग बेस किसी को मान लेते हैं, परपेंडिकुलर किसी को मान लेते हैं, या एक धारणा चली आती है कि इसको बेस मानना है, इसको परपेंडिकुलर मानना है। तो इस गलती से आप लोग बचिएगा। ये दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए जरूरत है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हमको पता होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए, तो तीसरी हमारी है आपकी, मैं इसको रफ कर रहा हूं। The third important thing is Pythagoras theorem. Third is Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. मैक्सिमम लोग को पता होगा, 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, कुछ नया नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, मैं इसको रिकॉल करना जरूर चाहूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बड़ा सिंपल सा है, आपको बहुत लोगों को पता होगा। व्हाट इज दैट? कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है। ये अलग अलग स्क्वायर्स हैं, आप इसको ये कभी मत करिएगा। बहुत सी गलतियां लोगों ने हमने देखा है करते हुए, वो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, p प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिख दिए? तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ठीक है, आपको अलग अलग सेपरेट करना है, क्योंकि पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसलिए ये गलती मत करिएगा कभी भी। तो ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे।
अब हमारा कंटेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ से हम टॉपिक के कंटेंट्स में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ कंफ्यूजन रहेगा तो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा कंफ्यूज रहेगा। एक एक स्टेप क्लियर, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री पूरा क्लियर, पूरा कंसेप्ट का चैप्टर है, कहीं आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर, हर स्टेप आपके सामने तुरंत होगा। अगर आप इस प्रीवियस स्टेप सही लिखे तो नेक्स्ट स्टेप आपका डेफिनेटली आपके सामने क्लियर और सही होगा। और हर स्टेप को सही लिखने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कुछ नहीं, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन जानने की जरूरत नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है। सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसी भी दो साइड की रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। आ रही बात समझ में? What is the ratio of the any two sides of the triangle is called trigonometric ratios. What is the use of this? It provides the relationship between the angle and the sides of the triangle. बात समझ में है? इसका यूज क्या है? तो ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के, मान लीजिए हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया यहाँ पे A B C, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपली क्या करते हैं कि किसी भी एंगल का रिलेशनशिप उसके साइड्स के साथ सेटअप करते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में लिखना है तो आप थोड़ी सी डेफिनेशन अगर इसकी लिखने चाहोगे तो कुछ नहीं है, द रेशियो ऑफ एनी टू sides of triangle, any two sides of right angled triangle that provides the relationship between sides and angles of given triangle, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो टी रेशियोज की डेफिनेशन हम ये ले सकते हैं, लेकिन सिंपली आपको जानने का कोई मतलब नहीं। आप ऐसा नहीं कि इसको कॉपी में नोट करके अब इसे लग रहा है याद करने रखने लगे, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि टी रेशियोज होता है क्या। तो टी रेशियो किसी भी दो साइड का रेशियो होता है। करता क्या है? तो ये एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशनशिप सेटअप करता है। मान लीजिए हमको एंगल पता है, हमको साइड्स की लेंथ निकालनी है, हमको साइड्स की लेंथ पता है, एंगल्स निकालना है, तो इन सारे का यूज हम इन रेशियोज का करके हम निकालते हैं, ठीक है। अभी तक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं यहाँ पे जिनको डिफाइन किया गया है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल। पहला क्या है? साइन। साइन इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन। दूसरी चीज क्या है? कोसाइन। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ऑफ द ट्राइंगल एंड हाइपोटेनस। टेंजेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को टेंजेंट कहा जाता है। कोटेंजेंट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड कोसेकेंट, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस इज सिंपली, आपको केवल इसको सिंपल तरीके से बिल्कुल दिमाग में रिमाइंड रखना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ना इसको चेंज किया जा सकता है, ना इसको बदलाव किया जा सकता है। इसको आपको सिंपली याद करना है। इसी का यूज करके हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक में मूव ऑन करेंगे। छोटा सा रिलेशन इन आपस में भी, इन ट्राइंगल्स के बीच में भी कुछ रिलेशनशिप सेटअप होता है। जैसे साइन और कोसाइन में भी कुछ रिलेशनशिप है। साइन कोसाइन को मिला के कुछ रिलेशनशिप हमारा टेंजेंट के लिए बनता है। फिर टेंजेंट और कोटेंजेंट में कुछ रिलेशनशिप है। सीकेंट और कोसाइन में कुछ रिलेशनशिप है। तो आपस में भी इनके कुछ रिलेशंस है। तो हम कुछ रिलेशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। अभी हम इस पे एक क्वेश्चन कराएंगे, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे किनका अप्लाई करना है। फिलहाल के लिए आपको केवल इस रेशियोज को याद कर लेना है। देन इसका एप्लीकेशन जैसे ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ठीक है।
इनके बीच की हम आपस में एक थोड़ा सा रिलेशनशिप आपको बता देते हैं, ताकि क्वेश्चन करते समय आपके पास एक शॉर्ट हैंड भी होगा करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एक पूरे प्रोसेस से जाके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक छोटा सा शॉर्ट हैंड भी आपके पास होगा जिससे आप डायरेक्टली आंसर को निकाल सके। क्योंकि हो सकता हो एमसीक्यूज जहाँ क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो फिर वहाँ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, आपको आंसर चाहिए। तो जितने, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितने रिलेशंस आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद होंगे उतने सिंपली और उतनी इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टी रेशियोज के बीच का रिलेशनशिप बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको रफ कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन को। देखिए क्या बता रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन टी रेशियोज, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और ये भी हम आपको बोलना चाहेंगे कि दिस इज ऑल्सो वेरी स्टार इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें। मतलब ये बेस है, अगर कहते हैं ना कि घर बनाते समय नींव, तो ट्रिग्नोमेट्री की नींव यही दोनों है। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप पूरी इमारत कभी बना ही नहीं सकते ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। पहली चीज देखिए, टेंजेंट। टेंजेंट इट इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कोसाइन। अरे बात समझ में, टेंजेंट इज रेशियो ऑफ साइन अपॉन कोसाइन, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन एंड कोसाइन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट। आप देखिए टेंजेंट की रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को हम टेंजेंट कहते हैं। साइन अपॉन कॉस के रेशियो को भी अगर हम निकालेंगे, साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन कोसाइन का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिंपली कैंसिल, दिस विल बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हमारा यहाँ से डायरेक्ट हमने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जरूरी अपन को यहाँ पे ये जानना है, हमें ये तो पता है, ये तो केवल हम आपको वेरिफिकेशन करके दिखा रहे हैं कि कैसे आ रहा है। आपको जनरली याद क्या रखना है, ये टेंजेंट इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ठीक है। दूसरा देखिए, tan इज इक्वल्स टू टेंजेंट, सॉरी टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोटेंजेंट, ठीक है। और ये बोथ साइड है इंप्लाइड, कोटेंजेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट। बात समझ में आ रही, तो देखिए 1 बाय कोटेंजेंट, कोटेंजेंट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हमने लिखा सिंपली बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मूव ऑन हुआ, दिस इज बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर वही टेंजेंट की डेफिनेशन आ गई। तो आपको याद फिर ये रखना है, ये तो वेरिफिकेशन है इसका। आगे बात समझ में, सिंपली ऐसे सीकेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस, ठीक है, दैट इज 1 बाय कोसाइन, 1 बाय कोसाइन, दैट इज कोसाइन इज रिटन एज बेस अपॉन हाइपोटेनस, 1 upon base upon hypotenuse. This will again here hypotenuse upon base. Secant is equals to hypotenuse upon base. Then again आपको ये याद करना है, ये नहीं, ये आपकी जरूरत की चीज नहीं है, ये केवल हम जो भी कर रहे हैं ये वेरिफिकेशन करके दिखा रहे हैं आपको कि आ रहा है। सिंपली ऐसे ही आप देखिए, फोर्थ वन देखिए, कोसिकेंट, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, ठीक है, 1 अपॉन साइन। तो दिस इज अगेन इक्वल टू 1 अपॉन साइन मींस 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 1 upon perpendicular upon, again this will become hypotenuse upon perpendicular. So simply you should have to learn these ratios. Simply आपको ये 4 ratios learn करने हैं, that's all. That is all you need to learn. ये तो आपकी वेरिफिकेशन है, आपको इनसे मतलब नहीं है, आपको केवल इनसे मतलब है। टेंजेंट इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, टेंजेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, सीकेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसाइन एंड कोसिकेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस. So these are the trigonometric ratios that we use further in discussion and solving the questions about the trigonometry. एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर देते हैं, उसके बाद फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे. इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर. देखिए
ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया है सिंपली, ठीक है। इसकी लेंथ दी गई है ABC। आपको इसको दिया क्या क्या गया है, द लेंथ ऑफ दिस इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, सिंपली 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, okay. Now question is find all five T ratios. Simple सा question है, the dimensions of the two sides are given and they are saying to they are asking for all the 5 T ratios. आपको सारे T ratios बताने हैं, सारे T ratios मतलब आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, कोसाइन की वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, कोटेंजेंट की वैल्यू निकालनी है, सीकेंट की वैल्यू निकालनी है, कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है। एक चीज इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अभी भी इनकम्प्लीट है, किस एंगल की हम बात कर रहे हैं, बात समझ आ रही। तो सिंपली हमने अगर इसको इस तरीके से कर दिया तो इट मींस कि हम सी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, साइन सी कैलकुलेट करेंगे, बात समझ में आ रही है, tan सी कैलकुलेट करेंगे। वही बात कि यहाँ इस एंगल से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस एंगल से इफेक्ट पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस में, बात समझ में आ रही, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू में इफेक्ट पड़ेगा एंगल से। अगर कोई तो आपसे कह दे कि tan ए निकालिए, मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगा, हम यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये कैलकुलेट करेंगे और दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, सेम रेशियो, ताकि आपको वैल्यू में डिफरेंस दिखाई दे सके कि एंगल को चेंज करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी चेंज होती है। अब हम यहाँ पे एक तो ये कैलकुलेट करेंगे और दूसरा कैलकुलेट करेंगे साइन ऑफ ए और tan ऑफ ए, ठीक है। अब हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने पहले बताया कि इस पूरे थ्योरम को पूरे सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो शुरुआत में हमने बताया था, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जरा हम इसकी बेस हाइट के रिमेनिंग डिस्टेंस को जरा मेजर कर लो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या था हमारा पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बात समझ में आ रही है। हाइपोटेनस की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, दैट इज 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, स्क्वायर छोड़िए, बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दैट इज दिस, ये हो गया 25 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, दैट इज p बिकम रूट 16, that is equals to 4 centimeter. Now we have the dimension of all three sides. हमने तीनों ही साइड्स की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली, सिंपली अब फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज लिखते जाने। ये हमारी लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पहला क्या निकालना, साइन सी, साइन ऑफ सी। साइन सी के लिए हम साइन सी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस सिंपली लिखा। अब बात आती है कि कौन सा इसका परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनस है। जो एंगल बना रहा है वो हमेशा बेस होता है, जो हाइपोटेनस के साथ एंगल बना रहा है वो हमेशा बेस होता है, मतलब बीसी साइड जो है वो बेस है और हमारा परपेंडिकुलर क्या है 4 सेंटीमीटर ए बी साइड। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी और हाइपोटेनस हमारा क्या होगा ए सी, ठीक है। ए बी की लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर और अपॉन बेस हाइपोटेनस तो सबको पता है कि लॉन्गेस्ट साइड दैट इज स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हमारा, तो साइन सी बिकम्स 4/5। ऐसे ही हमको tan सी निकालना हो, tan सी इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर पता है हमें, परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो सिंपली ए बी अपॉन बी सी दैट इज इक्वल्स टू 4/3। अब यहाँ पे ध्यान आप लोग दीजिएगा कि साइन ऑफ ए की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तब साइन ऑफ ए, अब हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, चेंज क्या होगा, अब ये बेस हो जाएगा क्योंकि ये साइड हाइपोटेनस के साथ एंगल बना रही है, तो ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस केस में। तो अब हमारा क्या आएगा, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा बीसी, तो बीसी अपॉन AC,
this will become BC is your 3 centimeter and AC is your 5 centimeter. तो look at the change, compare करें यहाँ की वैल्यू साइन सी को, ये 4/5 सेंटीमीटर है, ये 3/5 सेंटीमीटर है, तो ये डिफरेंस है हमारा एंगल को चेंज करने में। सिंपली ऐसा ही हम tan को कैलकुलेट करेंगे, tan में भी चेंज आएगा। तो ये डिस्कशन से तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हम किस एंगल के लिए वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही, फिर फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस का भी, क्योंकि यू ऑल नो द पैंडेमिक इज गोइंग ऑन। वियर मास्क, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू।